वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मोमेंटस माइंड्स इंग्लिश। और आज हम लिटरेरी पीरियड का मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट रोमांटिक पीरियड, रोमांटिक एज को डिस्कसन करेंगे। और इससे पहले मैं रिनेशा, रिफॉर्मेशन, रेस्टोरेशन पीरियड और न्यू क्लासिकल पीरियड को इसी चैनल पे एक्सप्लेन कर चुकी हूँ और सभी की फैक्ट के साथ। मतलब जो भी इन एजों में जो भी इम्पोर्टेंट राइटर हैं उनसे रिलेटिव जो भी फैक्ट्स हैं उनके वर्क्स को लेके और उन्होंने क्या कंट्रीब्यूशन दिया है स्पेसिफिक एज को, पीरियड को, वो सभी हमने डिस्कसन किए पॉइंट वाइज पॉइंट। और काफ़ी शॉर्ट की फैक्ट के द्वारा उनको एक्सप्लेन किया गया है वेरी इजी वे में। अगर जिसने वो क्लासें नहीं देखी प्लीज़ जाकर देख लें क्योंकि वो काफ़ी इम्पोर्टेंट क्लासें हैं। चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। यहाँ पे आज हम पढ़ेंगे रोमांटिक एज। रोमांटिक एज में रोमांटिक एज को दो ग्रुप के जो राइटर्स थे उसमें डिवाइडेड किया गया था। फर्स्ट तो थे फर्स्ट जनरेशन राइटर और सेकंड थे सेकंड जनरेशन राइटर। फर्स्ट जनरेशन राइटर में कौन कौन थे? विलियम वर्ड्सवर्थ, कोलरिज और साउथे। एंड सेकंड जनरेशन के राइटर थे शैली, वारन और कीट्स। इन जितने ये राइटर हैं कि सबसे ज़्यादा इफेक्ट जो इन राइटर्स के वर्क्स का बढ़ा है इस रोमांटिक एज पे। और भी इम्पोर्टेंट राइटर है जिसको हम देखेंगे डिटेल में और उनके वर्क को किस क्लास में करने जा रहे हैं, इसलिए लास्ट तक इस वीडियो में बने रहें। रोमांटिक एज का जो टाइम पीरियड था वो कब से था? 1798 से 1832 तक। रोमांटिक एज बेसिक फैक्ट वन लाइनर में हम देख रहे हैं। रोमांटिक एज इज जनरली डेटेड 1798 से 1832। रोमांटिक एज जो था उसका टाइम पीरियड क्या था? 1798 से 1832। और ये टाइम पीरियड कब से स्टार्ट होता है? जब विलियम वर्ड्सवर्थ और एस.टी. कोलरिज का एक काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्क आता है जिसको कहते हैं लिरिकल बैलेड। और उसमें एस.टी. कोलरिज और वर्ड्सवर्थ की इंपॉर्टेंट पोएम्स हैं और इसके पब्लिश होते ही क्योंकि इन्होंने ज़्यादातर किस पे वर्क दिया था? इमोशन पे, इमेजिनेशन पे और इंडिविजुअल एक्सपीरियंस पे। तो इस वजह से इस एज को क्या कहा जाने लगा? रोमांटिक पीरियड। और इससे ही स्टार्ट होता है कब? जब लिरिकल बैलेड पब्लिश हुआ था। की बिगिनिंग देखते हैं। इंग्लिश रोमांटिसिज्म इज ट्रेडिशनली मार्क्ड बाय द पब्लिकेशन ऑफ लिरिकल बैलेड्स 1798 बाय विलियम वर्ड्सवर्थ और एस.टी. कोलरिज। और एंड कब होता है इस एज का? 1832 में। इज कॉमनली टेकन एज द एंड ऑफ द रोमांटिक एज मार्क्ड बाय द डेथ ऑफ सर वाल्टर स्कॉट एंड द रिफॉर्म एक्ट। सर वाल्टर स्कॉट जो इस एज के इम्पोर्टेंट राइटर थे, मतलब ये भी इम्पोर्टेंट राइटर थे इनकी डेथ के बाद। और इसी समय क्या आता है? एक रिफॉर्म एक्ट आता है 1832 में। इसके बाद से ही क्या इस एज का एंड हो जाता है और विक्टोरियन एज स्टार्ट हो जाती है। इम्पोर्टेंट डेट देखते हैं इसका। द रिफॉर्म एक्ट ऑफ 1832 इज एन इम्पोर्टेंट हिस्टोरिकल लैंडमार्क एसोसिएटेड विद द ट्रांजिशन टुवर्ड द विक्टोरियन एज। और ये जो एक्ट था काफ़ी हिस्टोरिकल लैंडमार्क रहा है किसको? इस एज को ख़त्म करने और विक्टोरियन एज को स्टार्ट करने में। प्री रोमांटिक पोएट कौन कौन थे? विलियम ब्लैक, रॉबर्ट बर्न्स, थॉमस ग्रे एंड विलियम कॉपर और आर इम्पोर्टेंट प्रेकर्सर ऑफ रोमांटिसिज्म। मतलब रोमांटिक एज पीरियड को लाने में इन राइटर का काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल रहा क्योंकि इन्होंने ही कुछ ऐसा वर्क स्टार्ट किया था जिससे कि और जो राइटर है इससे मोटिवेट हुए और उन्होंने वैसा ही वर्क लिखा। मेजर पोएट कौन थे? मेजर पोएट द मेजर रोमांटिक पोएट आर वर्ड्सवर्थ, कोलरिज, बैरन, शैली एंड कीट्स और साउथे। ये भी माने जाते हैं लेकिन इनसे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट यही 5 पोएट को माना जाता है। मेजर प्रोज राइटर थे चार्ल्स लैम इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट रोमांटिक एसिस्ट। और इससे मेजर प्रोज राइटर थे काफ़ी इंपॉर्टेंट को चार्ल्स प्रिंस ऑफ इंग्लिश एसिस्ट कहा जाता है। वो कौन थे? चार्ल्स लैम्ब थे। अब इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखते हैं।
Romanticism was strongly influenced by the फ्रेंच रिवॉल्यूशन एंड इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, मतलब फ्रेंच और इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन ये काफ़ी क्या था, इन्फ्लुएंस था क्या है रोमांटिक एज, और इसके अलावा अमेरिकन रिवॉल्यूशन और नेपोलियन वार ने भी इसको काफ़ी अफेक्ट किया था। फ्रेंच रिवॉल्यूशन स्लोगन क्या था? द फ्रेंच रिवॉल्यूशन पॉपुलराइज्ड लिबर्टी इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी, क्योंकि इस एज के राइटर यही चाहते थे, लिबर्टी इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी, मतलब आज़ादी, समानता और भाईचारा। सेंट्रल मूवमेंट रोमांटिसिज्म प्रेजेंट अ मूवमेंट फ्रॉम रीजन ऑर्डर एंड रूल्स टॉवर्ड्स इमोशन, इमेजिनेशन एंड इंडिविजुअल एक्सपीरियंस। जो सेंट्रल इसका जो मूवमेंट था, जो मुख्य इसका सेंट्रल आइडिया था इस चीज़ का, वो क्या था? मूवमेंट मतलब होता है कोई आंदोलन, ठीक है। तो वो क्या था कि ऑर्डर रूल्स टॉवर्ड द इमोशन की तरह जाना, है ना, रीजन और ऑर्डर से, क्योंकि न्यू क्लासिकल जो था वो रीजन और ऑर्डर और क्या कहते हैं लॉजिकल चीज़ों पे, रियलिटी पे ज़्यादा फोकस करता था, लेकिन ये इसके अपोजिट था। ये किसी इमोशन, इमेजिनेशन एंड इंडिविजुअल एक्सपीरियंस पे इसने ज़्यादा एम्फेसाइज किया है। इम्पोर्टेंट क्रिटिकल वर्क, और इस टाइम का जो इम्पोर्टेंट क्रिटिकल वर्क रहा था वो क्या था? द प्रीफेस टू लिरिकल बैलेड, मतलब जो लिरिकल बैलेड था उसका जो प्रीफेस आया था 1800 और एक्सपेंडेड 1802, ये दोनों क्या थे? इज अ मेजर स्टेटमेंट ऑफ व्हाट्स रोमांटिक पोएटिक थ्योरी, ये क्रिटिकल वर्क में काउंट किया जाता है। मेन पोएटिक प्रिंसिपल, romantic poetry give importance to emotion, imagination, natural individual experience and freedom from classical conventions। मतलब जो हम ये सब जानते हैं कि जो इसका मेन पोएटिक प्रिंसिपल था, इस एज के जो राइटर थे उनका मेन मकसद उद्देश्य यही था कि लोग अपनी इमोशन पे, अपनी इमेजिनेशन पे, अपने नेचर पे, मतलब जो प्रकृति है उस पर, और इंडिविजुअल जो खुद का एक्सपीरियंस है और आज़ादी पर दे, फ्रॉम क्लासिकल कन्वेंशन, जो कि क्लासिकल से अलग अपोजिट था। तो इस टाइम के जो राइटर थे वो ज़्यादा लॉजिकल नहीं सोचते थे, और वो सुपर नेचुरल पावर में, प्रकृति में, गॉड में ज़्यादा बिलीव रखते थे। नेचर बिकम्स आर लिविंग स्पिरिचुअल्स एंड मॉरल फोर्स, स्पेशली इन वर्ड्सवर्थ पोएट्री। नेचर जो थी काफ़ी क्या बन गई थी? बिकम अ लिविंग स्पिरिचुअल, मतलब वर्ड्सवर्थ ने अपनी पोयम में नेचर को इस तरह से क्या किया है? संबोधित किया है जैसे कि कोई लिविंग ह्यूमन हो, है ना, लिविंग स्पिरिट हो, जिससे वो उस तरह से बातें करते थे अपनी पोएम में, जैसे उन्होंने डिस्क्राइब किया है। इमेजिनेशन बिकम मोर इम्पोर्टेंट दैन रीजन एंड इमिटेशन, पार्टिकुलरली इन कोल्ड्रिच थ्योरी। इमेजिनेशन मतलब कल्पना, और मोर इम्पोर्टेंट दैन रीजन एंड इमिटेशन, मतलब रीजन और इमिटेशन से क्या इंपॉर्टेंट माना है इमेजिनेशन को, और किसकी पोएट्री में मिलता है ज़्यादातर? कोलरिज की। इमोशन ये सब हम पढ़ चुके हैं। इंडिविजुअल रोमांटिक राइटर इसका इंडिविजुअल माइंड, पर्सनल फ्रीडम एंड यूनिक एक्सपीरियंस, ये सब बस यही है। रिवॉल्यूशन रोमांटिक जस्ट विद द आइडिया ऑफ पॉलिटिकल एंड सोशल फ्रीडम इंस्पायर्ड बाय द फ्रेंच रिवॉल्यूशन, मतलब जो क्रांति आई थी, रिवॉल्यूशन किससे एसोसिएटेड थी? रोमांटिक जो पीरियड राइटर थे वो पॉलिटिकल सोशल जो फ्रीडम चाहते थे जो उस टाइम चल रहा था, और सबसे ज़्यादा वो किससे इंस्पायर थे? फ्रेंच रिवॉल्यूशन से। सुपर नेचुरल ज़्यादातर कॉलेज ने अपनी पोएम में यूज करा है, और उन्होंने सुपर नेचुरल एलिमेंट को अपने जो वर्क है उसमें ऐड करके उन्होंने डिस्क्राइब किया है। किसने? विलियम वेस्टी कॉलेज ने। मेडिवल रोमांटिक राइटर रिवाइव इंटरेस्ट मेडिवल एंड गोथिक एटमॉस्फेयर, चिवर्ली एंड द फास्ट, मतलब गोथिक और चिवर्ली का जो वर्क था उससे काफ़ी क्या थे? मोटिवेटेड थे, उससे इंस्पायर होकर उन्होंने मेडिवल जो लिटरेचर था उसको रिवाइव किया है। कॉमन मैन Wordsworth brought the common man and ordinary rural life into serious poetry,
वर्ड्सवर्थ जो थे वो उस टाइम के एनवायरनमेंट में, मतलब अपने ये बैकग्राउंड में क्या लाए थे, एक रूरल जो लोग होते हैं, मतलब जो कॉमन लोग होते हैं, उनकी लैंग्वेज, और उनको मतलब इतनी इजी लैंग्वेज उन्होंने अपनी पोएम को लिखा है और एक्सप्लेन किया है। और किससे, सीरियस जो लोग थे, मतलब जो सीरियस पोइट्री, सीरियस सोसाइटी होती थी, उसको काफ़ी इजी बनाया किसने, वर्ड्सवर्थ ने। फ्रीडम, रोमांटिक राइटर वैल्यू फ्रीडम ऑफ थॉट, इमेजिनेशन, एक्सप्रेशन एंड आर्टिस्टिक क्रिएशन। रोमांटिक राइटर जो थे वो किसको वैल्यू देते थे, फ्रीडम ऑफ थॉट को, इमेजिनेशन को, एक्सप्रेशन को एंड आर्टिस्टिक क्रिएशन को। ब्यूटी, किड्स पार्टिकुलरली रिप्रेजेंट द रोमांटिक परस्यूट ऑफ ब्यूटी, आर्ट एंड सेंसुअसनेस। और जो किड किससे रिलेटिव थे, आर्ट एंड सेंसेस एंड ब्यूटी से। चलो ये बस इसके की पॉइंट है, कीवर्ड है, ये देख लेना। नेचर, इमेजिनेशन, फ्री इमोशंस, ये वर्ड किस में आते हैं, रोमांटिक एज में। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देख लेते हैं। फ्रेंच रिवॉल्यूशन कब आई थी, 1789 में। कहाँ पढ़ रहे थे हम, ये सारे PDF रोज आना मिस्टेक करती है इस वजह से। रोमांटिक राइटर वर स्ट्रॉन्गली इन्फ्लुएंस्ड बाय आइडिया ऑफ फ्रीडम, इक्वलिटी एंड फ्रीडम। और वर्ड्सवर्थ कॉलेज इनिशियली वेलकम द रिवोल्यूशनरी आइडिया, लेटर वर्ड्सवर्थ बिकम डिसइल्यूशंस विद द रिवोल्यूशन। एंड इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन ने काफ़ी इफेक्ट किया था। इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन के देखते क्या चीज़ था, जिससे कि रिसर्च को राइटर को काफ़ी प्रभावित किया था। रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन चेंज इंग्लिश सोसाइटी, और जो तेज़ से इंडस्ट्रियलाइजेशन ध्रुवीकरण बढ़ रहा था किसमें, इंग्लिश सोसाइटी में, उसने काफ़ी इफेक्ट किया था किसको, यहाँ के पोइटों को। रोमांटिक पोइट ऑफन रिएक्टेड अगेंस्ट अर्बनाइजेशन, मटेरियलिज्म एंड मैकेनिकल लाइफ। जो रोमांटिक पोइट थे वो किसके अगेंस्ट थे, क्योंकि क्या हो रहा था, इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से काफ़ी नेचर को अफेक्ट पड़ रहा था ना, नेचर पेड़ पौधों को काटा जा रहा था, रास्ते बनाए जा रहे थे, मटेरियलिज्म, मैकेनिकल जो लाइफ थी, उस सब के अगेंस्ट थे कौन, रोमांटिक राइटर। नेचर बिकम अ सोर्स ऑफ स्पिरिचुअल इमोशन रेस्टोरेशन, और नेचर क्या बन गया था इनका, सोर्स ऑफ स्पिरिचुअल इमोशनल रेस्टोरेशन। अमेरिकन रिवॉल्यूशन का भी असर पड़ा था, स्ट्रेंथ आइडिया ऑफ लिबर्टी एंड इंडिविजुअल फ्रीडम। नेपोलियन बारबी influenced the political consciousness of romantic writers, especially Byron and Shelley. Characteristic of romantic poetry: love of nature. Nature become a living spiritual and moral force. वर्ड्सवर्थ क्या थे, नेचर पोएट फॉर एक्सीलेंस। इम्पोर्टेंट आइडिया क्या था, नेचर इज अ टीचर, गाइड एंड सोर्स ऑफ मोरल एजुकेशन। ये भी वर्ड्सवर्थ का डायलॉग है, स्पीच है। वर्ड्सवर्थ स्टेशन ऑफ नेचर, सेंसुअस, इमोशनल, इंटेलेक्चुअल एंड स्पिरिचुअल। ये थोड़े कीवर्ड हैं, ये देख लेना। इम्पोर्टेंस ऑफ इमोशन, इसमें इमोशन को क्यों इम्पोर्टेंस मानता है, रोमांटिसिज्म रिजेक्ट एक्सेसिव डिपेंडेंस ऑफ रीजन एंड लॉजिक। जो रोमांटिकल है वो क्या करता है, वो रिजेक्ट करता है किसको, एक्सेसिव डिपेंडेंस ऑन रीजन, मतलब जो अधिक लोग लॉजिक और तार्किक रूप से सोचते हैं उसको भी क्या करता है, रिजेक्ट करता है। जबकि न्यू क्लासिकल में ये सब सोचा जाता था, रीजन और लॉजिकली माइंड लगाते थे लोग, लेकिन रोमांटिक एज में ऐसा नहीं सोचा, इन्होंने अपनी इमेजिनेशन पे और अपने इमोशन पे ज़्यादा वर्क किया है। इमोशन इमेजिनेशन बिकम सेंट्रल। वर्ड्सवर्थ फेमस डेफिनेशन, पोएट्री इज द स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग्स। और आगे क्या है, रिकलेक्टिंग ट्रैंक्विलिटी, और भी है। तो ये जो इम्पोर्टेंट लाइन है पोइट्री के बारे में, ये विलियम वर्ड्सवर्थ की लाइन है और उन्होंने कही है ये, इसलिए ये लाइन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूछी जाती है, इसको देख लेना। इमेजिनेशन पे क्या है, इमेजिनेशन बिकम मोर इम्पोर्टेंट देन
मेयर इमिटेशन मतलब किसी की इमिटेशन, जो कि इमिटेशन किस में किया गया था, न्यू क्लासिकल पीरियड में, जैसे कि अलेक्जेंडर पोप हैं, जॉन ड्राइडर हैं, इन सब ने क्या एक दूसरे को बहुत ज़्यादा सटायर किया। जो अदर राइटर हैं उनके, और जो सोशल सोसाइटी है, एरिस्टोक्रेटिक सोसाइटी थी, काफ़ी हाई प्रोफाइल लोग जो थे उनको इमिटेशन किया है। लेकिन यहाँ पे इमिटेशन को इम्पोर्टेंस नहीं दिया, इमेजिनेशन को इम्पोर्टेंस दिया। किसमें? रोमांटिक पीरियड में। कॉलरिज ही डिस्टिंग्विश बिटवीन प्राइमरी इमेजिनेशन, सेकेंडरी इमेजिनेशन। इस प्राइमरी सेकेंडरी इमेजिनेशन में क्या थे, डिवाइड किए गए थे। और फैंसी भी इनको वर्क में दिखाई देता है। ये सब समझ लो क्वालिटी से संबंधित है। इंडिविजुअलिज्म, रोमांटिक लिटरेचर फोकस ऑन इंडिविजुअल एक्सपीरियंस, पर्सनल फीलिंग, सब्जेक्टिविटी, फ्रीडम, इनर कॉन्शियसनेस, पोएट पर्सनल विजन बिकम इम्पोर्टेंस। सुपरनेचुरल भी देख लेते हैं। स्पेशली एसोसिएटेड विद कोल्डेज। मेजर एग्जाम्पल क्या थे? राइम ऑफ द एंशिएंट मैनर, क्रिस्टोबल, कुबला खान। कोल्डेज एम्स क्या था? सुपरनेचुरल इवेंट्स शुड अपीयर साइकोलॉजिकल बिलीवेबल। इन्होंने सुपर जो नेचुरल एलिमेंट को है उसको ज़्यादातर उस पर विश्वास किया है। मेडिएवलिज्म है, रोमांटिक राइटर डेवलप इंटरेस्ट इन मिडल एज, गोथिक एटमोसफियर, मिडिएवल लीजेंड, शिवरली, ओल्ड ट्रेडिशन। इम्पोर्टेंस राइटर थे स्कॉट, कॉलेज एंड कीट्स, जिन्होंने इस तक इंटरेस्ट इन कॉमन मैन, versatility, chose humble and dusty life as poetic subject. His purpose was so that ordinary people possess deep emotional, lyrical value parties in common life. Exotism. Romantic writers were attracted to oriental setting, distant countries, foreign culture, ancient civilization. स्पेशली विजुअल इन बायरन, शैली एंड कॉलरिज। ये सब जो किसने इंक्लूड किया है, इन राइटर ने इंक्लूड किया है। और एक्सोटिसिज्म होता है जो बाहरी उससे इंस्पायर होके जो राइटर अपने वर्क में इंक्लूड करते हैं उनके थॉट्स को, विचारों को। लव ऑफ फ्रीडम, रोमांटिसिज्म सेलिब्रेट पॉलिटिकल फ्रीडम, पर्सनल फ्रीडम, फ्रीडम ऑफ इमेजिनेशन, फ्रीडम फ्रॉम कन्वेंशनल रूल्स। शैली कौन थे? रिवोल्यूशनरी पोएट थे। वारन रिवर इंडिविजुअलिस्ट, इनको टाइटल दिया गया किसको? शैली को। जिस तरह से किट को ब्यूटी एंड सेंसुअलनेस पोएट कहा जाता है, शैली को रिवोल्यूशनरी पोएट एंड बायरन को रिवेल्स एंड इंडिविजुअलिस्ट राइटर पोएट के नाम से जाना जाता है। सुपरनेचुरल मिस्ट्री, सुपरनेचुरल मिस्ट्री क्या था? रोमांटिक लिटरेचर फ्रिक्वेंटली यूज ड्रीम्स, मतलब उन्होंने ज़्यादातर ड्रीम्स पे, विजन पे, गोस्टी एटमॉस्फेयर पे, मिस्ट्री पे, मैजिक। कहाँ पढ़ रहे थे हम? मेजर वर्क, ये तो राइटर है। सुपरनेचुरल एलिमेंट पढ़ रहे थे हमने। और रोमांटिक एस्केपिज्म,
escapism. Romantic poet from often escaped from present reality, नेचुरल इमेजिनेशन, पास्ट ब्यूटी, ड्रीम, इन सब चीज़ पे डिपेंड था। अब रोमांटिक रिवाइवल ऑफ द बैलेड। रोमांटिक जो रिवाइवल था वो किसने क्या, उस रोमांटिक ने किसको रिवाइवल किया था? बैलेड को। बैलेड बिकम पॉपुलर अगेन। इम्पोर्टेंस एग्जाम्पल था द राइम ऑफ द एंशिएंट मैनर कॉलेज की है, लावेल एंड सन्स मर्सी किड्स की, स्कॉट नैरेटिव पोएम्स। ये सब बैलेड है। और भी क्या कहते हैं, किड्स से काफ़ी बैलेड लिखा, और टू नाइटिंगेल और पी सैली ने लिखे, और ड्यूटी, और भी बहुत सारी और लिखी गई है जो कि इस टाइम पे काफ़ी पॉपुलर हुई थी। और इसने रोमांटिक पीरियड के जो राइटर थे उनको उसको रिवाइव किया था। मेजर रोमांटिक पोएट्स। अब हम मेजर रोमांटिक पोएट्स जो हम इसकी स्टडी कल करेंगे, ठीक है। इस पार्ट को अभी यही रहने देते क्योंकि काफ़ी लंबी हो जाएगी वीडियो। कल हम इसके राइटर्स और गिफ्ट पॉइंट हैं जो भी सारे देखेंगे। आज की वीडियो बस इतना ही है, और जितना मैंने एक्सप्लेन किया वो काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, आप उसको देख लेना सब। अगर आपको सच में ही वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को क्या करें, लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। And now thanks for watching this video.